सतीश मिश्रा सर, 370 का मुद्दा एक बार फिर अब जब राहुल गांधी ने छेड़ दिया है तो गर्म हो गया है। 370 जब 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था तो तमाम सारी चीजें देखने में आई थी, इंटरनेट बंद हो गए थे, कुछ विवाद भी हुए, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर किसी तरह की घटना नहीं हुई। वो तो ठीक है, पर चुनाव ना कराया जाना, जैसा जिसका जिक्र ब्रजेश जी कर रहे थे, क्या 370 हटाए जाने का जो भाजपा को लग रहा है कि वहां पर हमें पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसीलिए वहां पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? पहली बात तो स्पष्ट हो जाए कि धारा 370 हटाने के पीछे मंशा भाजपा की कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाहर की थी। यहां पर उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी, ना कि जम्मू कश्मीर से उसका कोई मतलब था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी कोई आंदोलन नहीं छेड़ा 370 हटाने के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। दो चार वॉइसेस कभी इधर उधर रही हो, पर ऐसा नहीं है। 370 के हटाने से जहां देश को अंतर्राष्ट्रीय उसमें बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं और आगे आएंगी, चीन का सक्रिय होना उस फ्रंट पर एक बहुत बड़ा हमको नुकसान मिल रहा है। बहरहाल ये धारा 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी का, जिसको कहते हैं, उन्होंने हमने कहा था 370 हटा देंगे, हमने हटा दी। इसके अलावा देश में लोगों को अपने साथ कि हम जो कहते हैं वो करते हैं के अंदाज में उन्होंने हटाया, पर उसका कोई औचित्य कभी नहीं रहा। बहरहाल हमने वायदा किया था उत्तर देकर जम्मू कश्मीर की जनता को, वो हमने वायदा तोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी जाने। बहरहाल मोटी सी बात यह है कि देश में प्रजातंत्र है और नागरिक कहीं के भी हों, जम्मू कश्मीर के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, वो चुनाव चाहते हैं, एक चुनी हुई सरकार चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। अब पिछले 4 साल से ना तो वहां कोई स्टेट है, सब यूनियन टेरिटरीज बनी हुई है, तो आपको पता ही है। और यूनियन टेरिटरीज में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे कंट्रोल कर रहे हैं, राज्य का शासन चला रहे हैं, पर वहां चुनी हुई सरकार नहीं है। अब चुनी हुई सरकार का जो फायदे होते हैं कि चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव आपके बीच में कहीं ना कहीं रहता है, आप उसके ऊपर दबाव बना पाते हैं, अपनी ग्रीवांसेस को पहुंचा पाते हैं, वो सारी की सारी जो मशीनरी है वो मौजूद नहीं है। उसकी चलते बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं, नागरिकों को, जनता को बहुत सारी परेशानी पैदा होती है। और जब वो एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मिला जाकर, उन्होंने ये सारी बातों को उनके सामने रखा, और राहुल गांधी को स्वयं ये पता है कि वहां चुनाव नहीं है, एक मुद्दा उनको मिला और उन्होंने उसको उठाया। अब इसके चलते भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है कि बौखलाई और प्रेशर में आई है, और अब देखिए इसका प्रेशर कहां तक चलता है और चुनाव कितनी शीघ्र वो कराने की स्थिति में आते हैं। देखिए, जहां तक हम और ब्रजेश जी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तभी कराती है जब उसको ये लगता है कि हमको एडवांटेज है, हम यहां जीत सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेट होता भी है, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। पिछले दफे भी आपने देखा कि गुजरात के चुनाव उन्होंने 2 फेजेस में कर डाले, और आसाम, आपके हिमाचल के चुनाव में पूरा टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया कैंपेनिंग करने का, उसी ढंग से गुजरात में एडजस्टमेंट हुआ, वो हम लोगों को सबको पता है। पर जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां चुनी हुई सरकारें नहीं है। पिछले 19 से 23 तो अब आ रहा है 370 को हटाए हुए, परसिमन, जैसा कि विजय जी ने कहा, परसिमन पूरा हो चुका है, मतदाता सूचियां बन चुकी हैं। अब इसमें कौन सी दिक्कत है चुनाव कराने में? पर उनको ये पता है कि इस वक्त एडवांटेज उनके हाथ में नहीं है। जम्मू जैसे क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत
की थी, वहां पर भी उनके पैरों के नीचे से जैसी वोटें आ रही हैं, उनके पैरों से नीचे से जमीन खिसकती सी नजर आ रही है। इसलिए अब देखिए, मुझे लगता है, जहां तक मेरा अनुमान है, जैसा कि जितना कि मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली को, वो किसी न किसी बहाने इसको पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे, जब तक कि कोई ऐसा उनके हाथ में दांव ना आ जाए कि उससे वो चुनाव को प्रभावित कर सके और अपने पक्ष में ले जा सके। उसके बाद भी चुनाव में जनता जनार्दन तय करती है, और उसके बाद भी सब करने के बाद भी वो मुंह के बल गिर सकते हैं या जीत सकते हैं, वो आगे देखेंगे। पर चुनाव कराने में उनकी अभी रुचि तो नहीं लग रही है। बहुत सीधी सी बात है, 370 की बात हो रही है, 370 के मुद्दे को अब उठाया जा रहा है। एक विवादित मुद्दा दिग्विजय सिंह ने दे दिया है, उस पे मुद्दे से भाजपा को फायदा होता दिखाई दे रहा है। 370 के मुद्दे पे जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ब्रजेश जी भी बता रहे हैं, उस पे भी जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश में भाजपा को फायदा हो रहा है। तो क्या 370 का ये मुद्दा जो खुद राहुल गांधी जी के द्वारा उठा दिया गया, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा भाजपा को होगा, इसका नुकसान कांग्रेस को वहां पर उठाना पड़ेगा? इसके अलावा इस चीज का फायदा ठीक है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को ना मिले, नुकसान हो जाए, पर बाकी पूरे देश में तो अगर हम लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर देखें तो फिर भाजपा को फायदा होगा इस मुद्दे से। देखिए, जहां तक धारा 370 का सवाल है, जो फायदा बीजेपी को होना था अपने कैडर्स में, तो उनको जो जिसको फॉलोअर्स हैं या जो कैडर्स हैं, वहां उनको जो फायदा होना था वो हुआ, कंसोलिडेटेड वो ऑलरेडी है। देखिए, इतने मुद्दे हैं कि 370 का मुद्दा कोई मुख्य मुद्दा बन ही नहीं पाएगा। कौन नहीं पर आप सर, अभी पूछेंगे? अभी जब हमने पीछे हिमाचल अरे के चुनाव में राम देखा, प्रकाश, गुजरात के चुनाव नहीं में देखा, मैं इसी में एक नहीं, सवाल जोड़ दे रहा हूं, जब अभी हमने गुजरात का गुजरात चुनाव में, देखा, हिमाचल का चुनाव गुजरात देखा, में क्या 370 का कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। नहीं, मुद्दे की बात जो हो रही है भाई, मुद्दे तो भाजपा जहां भी चुनाव लड़ती है वहां ऐसे ही होते हैं। त्रिपुरा में मुद्दा राम मंदिर है, त्रिपुरा में लोगों का, आम आदमी की कोई समस्या मुद्दा नहीं है। गुजरात में हिंदुत्व मुद्दा था, हिमाचल में इस तरीके का कोई मुद्दा आज जनता से जुड़ा हुआ आया नहीं, तो भाजपा तो ऐसे ही मुद्दे की तलाश करती है। तो मैं वही कह रहा हूं ना। तो जी। देखिए, ये तो जनता पे निर्भर करेगा ना कि उसकी समस्याएं ज्यादा प्रायोरिटी लेती हैं कि इमोशनल इश्यूज प्रायोरिटी लेते हैं। कि देखिए, ऐसा है, एक हर पार्टी का एक काल होता है, एक समय होता है कि जब वही मुद्दा चल जाता है और दूसरे मुद्दे नहीं चल पाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे पर, जैसा आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा त्रिपुरा में उन्होंने उठाया है, अब त्रिपुरा का चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, तब हम लोग जिक्र कर पाएंगे ना। अभी तो हम कयास लगा रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है कि वो कोई भी मुद्दा उठाए, ये तो उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, वो उठा रहे हैं। हमसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि धारा 370 का मुद्दा चूंकि 2019 में हटाई गई थी और 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, तब ये कोई प्रोमिनेंट रोल प्ले नहीं कर रहा होगा। मेरा मानना है कि उस वक्त की परिस्थितियां वो होती हैं और पिछले 8-9 साल में जो इनका रिकॉर्ड है उस पर निर्भर करेगा कि चुनाव में रिजल्ट क्या होते हैं। कोई और मुद्दा होकर खड़ा हो सकता है। अब अगर आप मुझसे पूछें, ऑब्जर्वर के नाते मैं कह सकता हूं, 2019 में अगर पुलवामा ना हुआ होता तो मेरा मानना है कि रिजल्ट वो नहीं आते जो कि 2019 के चुनाव में आए। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, पर उस वक्त की परिस्थितियां ये लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है क्लियर मेजॉरिटी भी ना मिले। पुलवामा हुआ और उसके बाद क्या हुआ, बालाकोट में आपने अटैक किया, दोनों को मिलकर एक माहौल फिर से पैदा हुआ, और जो कि एक, अगर आप एक ब्रॉड कैनवस में देखिए तो वो मुद्दा तो खाली हिंदू मुसलमान का है ना। पाकिस्तान ने इंडिया को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया हुआ है ना इन्होंने। ये तो कुल राजनीति भारतीय जनता पार्टी की, चाहे धारा 370 हो, चाहे वो
और कोई मुद्दे हों, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर टिकी हुई है ना। अगर आप इस मुद्दे को हटा दीजिए तो उनके पास मुद्दा क्या रह जाता। भाई विकास जितना उन्होंने वायदे किए, वो वायदे कौन से पूरे हुए? 370 की बात तो हमेशा करते आए और मेजोरिटी उनको मिली, उन्होंने ये डिक्लेयर करके 370 नहीं हटाया, पहले सबको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद एकदम बिल ले आए और जोश में सब पास करा लिया। तो वो कोई क्लियरली, जिसको कहते हैं ना कि बोल्डली आकर डिबेट करके मुद्दे को सामने लाना और किसी निर्णय को लेना, वो अलग बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की एक मात्र नीति है, एन केन प्रकारेण हमको सत्ता में बने रहना है, सारे इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करना है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी आपकी बात कर रहे थे, हमें तो बहुजन समाज पार्टी की नीति समझ में नहीं आती कि वो बहन मायावती अभी भी कह रही हैं कि वो दोनों बराबर के हैं, उनकी विपक्ष की राजनीति क्या है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके उठेंगे और मुझे नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव आने तक 370 की धारा का कोई बहुत प्रोमिनेंट रोल। सर अभी सतीश सर, गुलाम नबी आजाद की बात ब्रजेश जी ने छेड़ी। गुलाम नबी आजाद निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता, देश के बड़े नेता, जब वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में मंत्री रहे, 5 दशक से ज्यादा की राजनीति की उन्होंने, पर कांग्रेस जब छोड़े तो बहुत खराब स्थिति में छोड़े। अब जैसा कि उनको उम्मीद थी कि जब जम्मू कश्मीर में जब वो कांग्रेस से अलग हुए तो उनको उम्मीद थी कि जल्द ही चुनाव हो जाएंगे, इस नाते उन्होंने वहां पर नई पार्टी बना ली। हालांकि तमाम तरीके की खबरें चली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ कर दी तो खबरें ये चली कि भाई वहां गुलाम नबी आजाद जो है भाजपा की मदद के लिए जम्मू कश्मीर में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, ये वो फलाना ढिमके, बहुत सारी खबरें। पर गुलाम नबी आजाद के सपने धरे रह गए। गुलाम नबी आजाद, चूंकि चुनाव में देरी होती गई, उनकी पार्टी के लोग छिटकते चले गए। अब खुद राहुल गांधी ने कहा कि 90% से ज्यादा लोग तो कांग्रेस में वापस आ चुके हैं, तो गुलाम नबी आजाद वहां अकेले बचे हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद की आने वाले चुनाव में वहां पर क्या उपयोगिता बचती है, चाहे वो खुद अकेले गुलाम नबी आजाद के लिए या फिर वो भाजपा के साथ अगर जाते हैं तो? देखिए, ऐसा है, गुलाम नबी आजाद कश्मीर के जितने बड़े नेता कांग्रेस की वजह से थे, वो अपने आप में कोई बहुत बड़े नेता कभी नहीं रहे। कांग्रेस ने उनको हमेशा कश्मीर का अपना चेहरा बनाए रखा और जितनी भी उनको जो मतलब उनकी लॉयल्टी थी गांधी परिवार के प्रति, उसके चलते वो नेता बने रहे, नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए। वो उनको कौन सा पद नहीं मिला था कांग्रेस ने। अब उनको ये शिकायत की थी, जैसा कि हमारे पास सूचनाएं हैं, कि राहुल गांधी उनको बहुत ज्यादा भाव नहीं देते थे और राहुल गांधी एक प्रोमिनेंट नेता थे, गांधी परिवार के सदस्य थे, तो उसको लेकर वो अनमने से रहे। बहुत सी उन्होंने कोशिशें की, वो नहीं बनी और उसके बाद देखिए उनके रिश्ते सभी पार्टियों से रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनके रिश्ते रहे, जैसा मोदी जी ने स्पष्ट किया। अब राजनीति में तो ये होता है ना, और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को बहुत अच्छी तरह से करती है कि जब किसका कब कहां फायदा उठाया जाना है। अब उनको ये जब लगा कि गुलाम नबी आजाद जी इस वक्त कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं घी डालने का काम किया कि भाई चुनाव हम कराएंगे और आपकी पार्टी वहां खड़ी हो जाएगी तो हमको फायदा होगा, और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो आप वहां फिर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये सारी बातें अनऑफिशियल तौर पर बातें चली, मतलब जो हमारे मित्र हैं उन लोगों ने हमको बताया, बाकी कुछ अखबारों में छपा, कुछ मीडिया में छपा, कुछ कयास लगाए गए, कुछ सही है कुछ गलत है। अब गुलाम नबी आजाद को ये नहीं पता था कि राहुल गांधी कितना डिटरमिन्ड इंसान है, और अगर आप गौर करें राहुल गांधी की राजनीतिक जीवन यात्रा को, 2000 जब से वो आए हैं
कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते रहे, जैसे यूथ कांग्रेस में चुनाव कराने का। और उस वक्त जब उन्होंने चुनाव कराया तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन के वो लिंगडो को लेके आए थे कि वो उनके सुपरविजन में चुनाव हो। और बहुत से कांग्रेसियों को ये बात पसंद नहीं आई थी कि यूथ कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं। जो राहुल गांधी का विरोध हो रहा था वो कांग्रेस के अंदर ज्यादा था बजाय कांग्रेस के बाहर। अब राहुल गांधी, एक बात यह है कि जिद्दी किस्म के इंसान जरूर हैं, जो ठान लेते हैं, जो करते हैं वो करते रहते हैं। और उनकी जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है वो बराबर सतत होता जा रहा है। और इस यात्रा से, चूंकि यात्रा में उनको लाखों लोगों से बात करने का, सुनने का मौका मिला है। और आप गौर करें कि नेहरू जी भी जब नेता बने थे, जब उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लेकर पूरे देश में यात्राएं करना शुरू की थी। यात्रा से क्या होता है, आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे इनपुट मिलते हैं, अगर आप केयरफुल लिसनर हैं। और राहुल गांधी एक अच्छे लिसनर हैं। और इसकी वजह से देखिए, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम भारत जोड़ो यात्रा में किया है, उन्होंने जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप होती है उसके पुस्तकी तौर पर चलते हुए उस क्लासिकल लीडरशिप की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन ड्रॉ की है। अब किसी को नेता बनने के लिए काम करना पड़ेगा। और देखिए, पहले तो लोग कहते थे कि इतने लंबा किलोमीटर चल पाएंगे, और जिस ढंग से उन्होंने चला है और चल रहे हैं, और उसके साथ जो हम अभी सुन रहे हैं कि 26 जनवरी से कोई और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, हाथ जोड़ो करके, जाने कौन कौन से कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हाथ जोड़ो के अभियान चालू करने जा रहे हैं। तो देखिए, काम कांग्रेस में तो हो रहा है ना, अब वो पॉलिटिकल काम शुरू होता है। अच्छा, अब दूसरी बड़ी कांग्रेस की उपलब्धि आपके राहुल गांधी के द्वारा हो रही है, वो ये हो रही है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी एज देयर राइवल्स, आइडियोलॉजिकल राइवल्स, जो अभी तक कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं रहा। आप वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो देश और समाज को तोड़ने की है ये। और कम से कम मुझे कोई डाउट नहीं है, संघ यही करती है। अगर संघ और भारतीय जनता पार्टी के पास से हिंदू मुसलमान का मुद्दा हट जाए तो उनके पास कोई मुद्दा बचता नहीं है। वो हर पॉलिसी में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट है। और इस आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन की वजह से राहुल गांधी का इमरजेंस जो अब हो रहा है, उससे उनकी स्टेचर बढ़ा है और इससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। और उसके चलते कांग्रेस में नेचुरली, जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, कि एक नया ब्लड शामिल होगा और बहुत सारे पुराने नेता फिर से आएंगे। पर मेरा मानना यह है कि अगर कॉशन नहीं रखा गया तो फिर वही होगा कि उसी तरह के जो अवसरवादी नेता फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस की फिर दशा वही होने लगेगी। तो ये राहुल गांधी पे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पर और जो नेता हैं उस बात के लिए कितने सजग हैं, क्या करना चाहते हैं, ये उनका काम है। पर मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अभी सर, सतीश सर, हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से मुसलमानों में भी अब वर्गीकरण होने लगा है। पहले हिंदुओं को जातियों में बांटा जाता था कि ये दलित हैं, ये फलाने जाति से आते हैं, ये ढिमके जाति से आते हैं, ये उस जाति से, ये इस जाति से। अब मुसलमानों में एक नया वर्गीकरण शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय को जो हमेशा से, चूंकि क्षेत्रों में हिसाब से देखा जाए, अगर अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम समाज अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसे में अब अगर जब हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, तो क्या देश में इन सारी चीजों से मुस्लिम जो है कुछ
सचेत होता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसा आप लोग भी तमाम आप लोग के संपर्क में भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है इस समाज के अंदर? नहीं, देखिए देखिए ऐसा है ना कि एक जो एंटी मुस्लिम राजनीति से जो फायदे होने थे वो बीजेपी ले चुकी है और ले रही है और लेती रहेगी। अब देखिए जो 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 अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी जो लिंचिंग होती है या इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस पर कभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उसके खिलाफ ये बंद होना चाहिए, ये गलत है। अब देखिए पसमंदा पॉलिटिक्स की जो बात ब्रजेश जी भी कर रहे हैं और आपने शुरू की, देखिए पसमंदा पॉलिटिक्स बिहार का एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा रहा है पिछले 3-4-5 चुनावों में। जी जी। और वहां पर पसमंदा मुसलमानों को जिसको कहते हैं कि तोड़कर जदयू ने अपने पास, राजद ने अपने पास लाने की पूरी कोशिश की, एलिटिस्ट मुस्लिम्स को साइडलाइन करते हुए, क्योंकि अभी तक मुस्लिम लीडरशिप ज्यादातर एलिटिस्ट मुस्लिम लीडर्स के पास रही। कांग्रेस में जितने बड़े नेता रहे वो सब एलिटिस्ट मुस्लिम लीडर्स रहे। अब देखिए जैसा कि ब्रजेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय समाज है, ईसाइयों में भी दलित ईसाई हैं, पिछड़े ईसाई हैं, उसी तरह से मुसलमानों में है। उस तो इनको चलते हुए जो रिफाइंड राजनीति अब जो वोट बैंक पॉलिटिक्स का है कि भाई अति पिछड़ों को ले आओ, जैसे नीतीश जी ने अति पिछड़ों की बात करके शुरू करके अपनी तरफ करने की कोशिश की, क्योंकि यादव जो और पिछड़े थे वो राजद के साथ थे, तो जदयू ने अपनी कोशिश की कि हम उसके साथ अति पिछड़ा आ जाए और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही। तो ये तो वहां से सीखे हुए ये नेशनल लेवल पर अब उनको लग रहा होगा कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसके वोटों की कोशिश की जा सकती है। तो मोदी जी ने वो पत्ता खोला है, पत्ता फेंका है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इस स्तर पर जाकर काम कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे, ये एक दीगर बात है। मेरा मानना है कि जिस ढंग से जितना आसान मोदी जी समझ रहे हैं उतने ये जो ग्रास रूट वर्कर होता है वो क्या ओपनली वहां तक जा पाएगा जिसके रग रग में एंटी मुस्लिम फीलिंग भरी हुई है, उसको बाहर कैसे निकालेगा और कितना ड्रामा करेगा, किस ढंग से अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेगा, किस ढंग से अपने जिसको कहना चाहिए घृणा को कंट्रोल करेगा। ये एक बड़ी बात है, एक लंबी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा फायदा आने वाले चुनाव में कम से कम अगले 3-4-5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ग से नहीं हो रहा। बोरा की बात दूसरी है, बोरा ज्यादातर गुजरात में रहे हैं और गुजरात में मोदी जी उनके साथ उठे बैठे हैं, जानते हैं उन लोगों को, तो बोरा बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, इसलिए उनके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरफ बोरा मुसलमान कम होते हैं।